हाय एवरीवन, वेलकम टू एमएस लखनऊ यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम लोग कैट 2023 स्लॉट 1 के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के रिमेनिंग क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD is inscribed in a circle such that AB and CD are in the ratio 2:1 और जो अदर टू अपोजिट साइड्स का पेयर है वहां पे रेशियो आपको 5/4 दिया गया है। AC and BD which means we are talking about the diagonals, वो E पर इंटरसेक्ट करते हैं और डायगोनल्स जिन दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है उसका रेशियो आपसे पूछा गया है। तो एक सर्कल के अंदर में बना हुआ है क्वाड्रिलेटरल, कुछ इस तरह का A, B, C एंड D, और अब इसके डायगोनल्स को भी आपको मिलाना है जो कि E पर इंटरसेक्ट करते हैं। आपको रेशियो बताया गया है कि अगर ये 2 है तो ये 1 है, अगर ये 5 है तो ये 4 है, बट रेशियो है, ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है। तो हम इसको 2x, इसको x मान लेते हैं, इसको 5y और इसको 4y मान लेते हैं। अब चूंकि देखो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपने बनाया था, इसमें अगर हम इन एंगल्स की बात करें तो देखो ये दोनों एंगल होंगे बराबर। ये अगर बीटा आप मानते हो तो इसको ये वाली कोड बना रही है, तो इधर वाला एंगल भी क्या आएगा, बीटा आएगा। और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो हम क्या सकते हैं कि ये सिमिलर ट्रायंगल मिलेंगे तो हर जगह करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपको 2:1 दिखना चाहिए। तो 2:1 दिखना चाहिए, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर ये हमारा 2A है तो ये नीचे वाला क्या होगा, A होगा। अगर ये 2B है तो नीचे वाला साइड क्या होगा, B होगा। ये हम कह सकते हैं। इसी तरह से अगर आप इस ट्रायंगल को देखो, इन दो ट्रायंगल्स को देखो, तो इनमें भी एंगल्स बराबर होंगे। अगर हम कहते हैं ये थीटा है तो इसको भी आपको थीटा बोलना होगा। ये एंगल को अगर हम बोलें कि ये एंगल है हमारा गामा, तो ये एंगल भी गामा होगा। अब यहाँ करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो देखो 5/4 है, तो हम कह सकते हैं कि अगर हम कहें कि भाई ये वाला जो हमारा साइड है ये है सपोज 5, 5 क्या 4K, तो इधर वाला क्या हो जाएगा, ये 5K हो जाएगा। अब आपको जो रेशियो निकालना था AE/EC, वो अगर हम इन दो ट्रायंगल्स की बात करें जो शुरुआत में हमने लिए थे, तो 2A/B आपको पता लगाना है। और अभी जो हमने काम किया उससे पता क्या चलता है कि A की वैल्यू 4K के बराबर है और B की वैल्यू जो है वो 5K के बराबर है। सिंपली यहाँ पर पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा 8K और नीचे आपको मिल जाएगा 5K, तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा 8/5। अगले सवाल पे मूव करते हैं। तो अगला भी देखो ट्रायंगल का सवाल है ज्योमेट्री से। इन अ राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC, द एल्टीट्यूड AB is 5, बेस is 15, बेस is 12 एंड P and Q are 2 points on BC। तो देखो राइट ट्रायंगल बनाना है हम लोगों को। और इस राइट ट्रायंगल में आपको बताया गया है कि ABC ट्रायंगल जो है हमारा, इसमें B 90 डिग्री है और ये 5 है और ये 12 है। तो आप ट्रिपलेट भी पढ़ते हो, तो 5 है, ये 12 है, तो ये क्या होगा, ये 13 होगा, है ना। ये भी हम लोग को क्विकली ऑब्जर्वेशन में आता है। अब आगे बताया गया कि P और Q दो पॉइंट हैं BC पर। P and Q are 2 points on BC such that area of triangle ABP, ये पॉइंट P मान लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABQ एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आर इन AP। ठीक है, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, मतलब ट्रायंगल ABP, ट्रायंगल ABQ एंड ट्रायंगल ABC। इसको ABP लिख लो, एक ही बात है वैसे, है ना। तो इनके एरियाज किस में है, AP में है।
अगर हम एरिया की बात करेंगे तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इसका एरिया तो आपको ऑलरेडी मालूम है। इसका एरिया क्या होगा भाई? इस पूरे ट्रायंगल का एरिया होगा 1/2 5 इंटू 12 विच इज 30। तो आपको पता है ये एरिया 30 है। और इन दोनों एरियाज के बारे में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से पढ़ें तो क्या लिखा हुआ है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 1.5 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP। तो ये एरिया जो ABP का है इसका 1.5 टाइम्स 30 आ रहा है। तो ये एरिया कितना आएगा? ये एरिया हो जाएगा 30 अपॉन 1.5। तो 30 अपॉन 1.5 मतलब कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब ये 20 है और ये 30 है और ये तीनों वैल्यूज आपकी क्या बना रही थी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रही थी। तो जो बीच वाली वैल्यू होगी वो नेचुरली क्या होगी? 25, क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनना चाहिए। तो हम कह सकते हैं ये एरिया 20 है, जबकि ये पूरा एरिया जब जाओगे तो 25 आएगा, तो ये कितना आएगा? 5 आएगा एरिया। और ये एरिया भी क्या आएगा? 5, है ना? तो आपको ये 20 मिला। यहां से यहां तक का ट्रायंगल लेते हो जब, और जब ये लेते हो तो हो जाता है 25, और जब ये पूरा लेते हो तो क्या हो जाता है? 30। तो अगर आप देखो तो इनके एरिया का रेशियो आपको जो मिल रहा है 20 25 30, जो एरिया का रेशियो होगा वही इनके बेस का भी रेशियो होगा। एक का बेस ये वाला साइड है, एक का बेस ये वाला साइड है, और एक का बेस ये वाला साइड है। क्योंकि देखो हाइट तो तीनों ट्रायंगल की सेम है, हाइट तीनों ही ट्रायंगल की 5 आ रही है। तो यहाँ पे एरिया का जो रेशियो आपको मिला हुआ है वो मिला हुआ है 20 25 एंड 30, जिसको इन शॉर्ट आप लिख सकते हैं 4:5:6। तो हम कह सकते हैं ये अगर हमारा 4x है तो पूरी वैल्यू ये 5x आएगी, यानी कि ये हो जाएगा x, और यहां तक जाएंगे तो 6x आएगा, तो ये हो जाएगा x। ये वैल्यू आनी चाहिए। अब अगर आप इनको ऐड करते हो तो 12 मिलता है, तो हम कह सकते हैं 6x की वैल्यू 12 है, तो x कितना होगा? 2 होगा। सो दिस वैल्यू वुड बी इक्वल टू 2। So answer for this question should be 2. So again an easy one, not a difficult question. अगले सवाल पे मूव करते हैं। तो अगले सवाल में देखो प्रोग्रेशन टॉपिक से सवाल है, अरिथमेटिक मीन की बात की गई है। फॉर सम पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट रियल नंबर XYG, इफ 1/√y plus √z is the arithmetic mean of 1/√x plus √z and 1/√x plus √y, then the relationship which will always hold true is। तो बहुत ही देखो बेसिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे सवाल आपसे पूछा गया है। तो अगर यहाँ पे दिया गया है कि ये वैल्यू अरिथमेटिक मीन है ना? क्या अरिथमेटिक मीन है? 1/√y plus √z। तो अगर हम कहते हैं कभी भी कि ABC AP में है, तो इससे रिजल्ट क्या मिलता है भाई? B हो गया इसका अरिथमेटिक मीन, तो रिजल्ट आपको मिलता है B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B। तो आप क्या कह सकते हो कि ट्वाइस ऑफ B इज इक्वल टू A प्लस C। तो पहले और आखिरी टर्म का जो सम होगा वो बीच वाले टर्म का क्या होगा? डबल होगा। तो यहां पर भी देखो अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है, तो अगर अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्टली क्या कह सकते हैं? वी कैन से कि भाई ये जो वैल्यू हमें गिवन है, जस्ट 1 सेकेंड, ये जो वैल्यू हम लोग को गिवन है यहाँ पे, ये वैल्यू का डबल करेंगे तो हमें दिस प्लस दिस मिलना चाहिए। तो इसको अब सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा? देखो 2 टाइम्स अपॉन √y प्लस √z इज इक्वल टू 1/√x प्लस √z प्लस 1/√x प्लस √y। तो अब सिंपली यहाँ पे कुछ खास करने के लिए है नहीं, तो वी नीड टू क्रॉस मल्टीप्लाई इट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो मिलेगा क्या? 2 टाइम्स √x प्लस √z और यहाँ पे √x प्लस √y इज इक्वल टू √y प्लस √z, और इधर आपको मिलेगा 2√x प्लस √y प्लस √z। अब इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट्स को, तो देखते हैं क्या मिलता है। √x इंटू √x इंटू 2 करोगे तो 2x मिल जाएगा। √x को √y से मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएगा 2√xy। फिर √z को √x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2√z
जेड एक्स एन प्लस 2 रूट जेड वाई। ये आपको मिला लेफ्ट हैंड साइड में। एंड दिस शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, देखो 2 रूट एक्स वाई प्लस वाई प्लस अंडर रूट वाई जेड, फिर रूट जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रूट एक्स जेड प्लस रूट वाई जेड एन प्लस जेड। तो अब देखो यहाँ पे आपको कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, क्या क्या कैंसिल होता हुआ दिख रहा है जरा ध्यान से देखते हैं। तो ये 2 रूट एक्स वाई 2 रूट एक्स वाई, ये और ये देखो कैंसिल। ये जेड वाई 2 बार है, यहां पर भी वाई जेड 2 बार है। तो आपको फाइनली क्या मिलता है कि 2x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, जो अगेन क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि वाई एक्स और जेड किस में होंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे, क्योंकि जो x है वो y और z का क्या निकला, अरिथमेटिक मीन निकला। देखो x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड बाई 2। तो x अगर अरिथमेटिक मीन है तो x मिडिल टर्म होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस सवाल में कौन सा ऑप्शन सही होगा, y, x एंड z आर इन AP, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। द नंबर ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स अप टू 1000 विद नॉन रिपीटिंग डिजिट्स। तो देखो काउंटिंग का सवाल है, ये नॉन रिपीटिंग डिजिट्स की बात हो रही है और अप टू 1000 की बात हो रही है। तो बेसिकली हम 1 से लेके 1000 तक की बात कर रहे हैं और ऐसे नंबर्स का पता लगाना है जिसमें डिजिट्स रिपीट नहीं होते हैं। तो पहले हम सिंगल डिजिट नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 1 से लेके 9 तक कोई भी वैल्यू रख सकते हो, तो हमें 9 नंबर तो यहीं पे मिल जाएंगे, 9 नंबर्स। अब अगर हम 2 डिजिट के नंबर्स की बात करते हैं तो इस प्लेस पे हम कुछ भी रख सकते हैं 1 से 9 तक, और इस प्लेस पे हम कुछ भी रख सकते हैं 0 से 9 तक। लेकिन अगर डिजिट्स को रिपीट नहीं करना है तो यहाँ पर 9 वेज हैं और जो यहाँ पर आ गया वो यहाँ पर नहीं आएगा। तो 9 में से कोई एक चीज यहाँ पे आपने चूज कर ली, तो अब यहाँ पे 10 चीजें हैं, 0 से 9 तक 10 ऑप्शंस होते हैं, लेकिन आप एक ऑलरेडी चूज कर चुके हो तो आपके पास 9 ही बचेंगे। तो यहाँ पे जो आप नंबर फॉर्म कर पाओगे वो कितने होंगे, 81 नंबर्स होंगे। सिमिलरली जब हम 3 डिजिट्स के नंबर बनाते हैं तो इस प्लेस पे 1 से 9 तक चॉइस होती है, इस पे 0 से 9 तक होती है, इस पे 0 से 9 तक हो सकती है। अब यहाँ पे आपके पास अगर 9 वेज हैं तो अगले प्लेस पे एक वे कम हो जाएगा, तो 10 में से एक कम करोगे तो क्या मिलेगा, 9। और यहाँ पे 2 वेज कम हो जाएंगे तो क्या मिलेगा, 8। तो अब ये वैल्यू आपको मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगी, 9 इंटू 9 81 एंड 81 इंटू 8 करोगे तो आपको मिलेगा 648। तो टोटल आपको कितने नंबर मिल गए, 648 प्लस 81 प्लस 9, 738। तो ऑप्शन 3। सो अगेन काउंटिंग पर बेस्ड एक बहुत ही इजी सवाल है ये, नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, इसको मैं इजी क्वेश्चंस में रेट करूंगा। अगले सवाल पे मूव करते हैं। A lab experiment measures the number of organism at 8 a.m. every day, starting with 2 on the first day, and the number on any day is equal to 3 more than twice the number on the previous day. If the number of organism on the nth day exceed 1 million, then the lowest possible value of n. तो ये सवाल भी प्रोग्रेशन टॉपिक से ही है। तो यहां पे आपको बताया गया कि पहले दिन का जो काउंट है, मतलब जो पहला टर्म है, पहला टर्म वो देखो क्या है, वो है 3। और अगले दिन जो वैल्यू आपको मिलती है उसके बारे में बताया गया है कि अगले दिन वाली वैल्यू ऑन एनी डे इज इक्वल टू 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑन द प्रीवियस डे। तो प्रीवियस डे के डबल से 3 ज्यादा है, तो 2 इंटू 3 प्लस 1 करोगे क्या मिलेगा आपको, 7 मिलेगा। उसके बाद थर्ड वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 2 इंटू 7 प्लस 1 नहीं है, 2 इंटू 2 प्लस 3 है, सॉरी डबल से 3 ज्यादा है।
तो पहले दिन का नंबर जो था ना वो 2 था, 2 इंटू 2 + 3 करोगे क्या होगा 7। अगले दिन का नंबर क्या आएगा 2 इंटू 7 + 3, तो दिस शुड बी 17। फिर अगर हम फोर्थ नंबर की बात करें तो 2 इंटू 17 + 3, ये नंबर क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा। तो अब ये जो सीरीज है इसके nth टर्म को हम लोग को पहचानना होगा कि nth टर्म इसका क्या है, क्या हम इसको बोल सकते हैं। तो अब अगर हम नोटिस करें तो ये सीरीज के टर्म्स को देख करके इसका nth टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो 2 के बाद आ रहा है 7, 7 के बाद आ रहा है 17, 17 के बाद आ रहा है 37। अगला नंबर भी अगर हम देखें तो 37 का डबल +3 77, ऐसे ये सीरीज आपको मिलती। तो अब देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना है 5 है, उसके बाद डिफरेंस कितना है 10 है, फिर आपको डिफरेंस क्या मिला 20, फिर डिफरेंस क्या मिला 40। तो ये एक स्ट्रक्चर तो फॉलो कर रहा है। तो अगर हम इस फॉर्म में नंबर्स को लिखने की कोशिश करें तो nth टर्म निकालना आपके लिए फिर आसान होगा। तो nth टर्म कैसे निकालते हैं ये भी जरा देखते हैं। तो पहला टर्म तो 2 है, दूसरे टर्म को हम कह सकते हैं कि 2 के बाद हम क्या ऐड कर रहे हैं 5 इंटू 1, और तीसरे टर्म को अगर आप देखो तो 2 के बाद आप 5 तो ऐड कर ही रहे हो लेकिन आप 10 भी ऐड कर रहे हो। अगर हम चौथे टर्म की बात करें तो आप 2 के बाद 5 भी ऐड कर रहे हो, 10 भी ऐड कर रहे हो और 20 भी ऐड कर रहे हो। पांचवें टर्म की अगर हम बात करें तो आप क्या कर रहे हैं 2 के बाद 5 और फिर क्या कर रहे हैं 1 2 4 8। तो अगर आप देखो तो ये क्या है, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना। तो जब आप 5 पे जा रहे हो तो 2 की पावर 0 1 2 3 को ऐड कर रहे हो। तो अगर आप यहां से नोटिस करो तो nth टर्म अब हम लिख सकते हैं बहुत आसानी से कि 2 + 5। अब पहला टर्म 1 है, इसको आप कह सकते हो 2 की पावर 0, अगले को क्या कह सकते हो 2 की पावर 1, फिर क्या है 2 स्क्वायर है, और लास्ट वाला मिलेगा क्या 2 की पावर n-2। क्योंकि देखो जब आप चौथा टर्म निकाल रहे थे तो 2 स्क्वायर तक जा रहे थे, थर्ड निकाल रहे थे तो 2 की पावर 1 तक लिख रहे थे, फिफ्थ निकाल रहे थे तो लास्ट में 2 क्यूब लिखा था। तो nth निकालोगे तो यहाँ पे क्या आएगा n-2 आएगा। अब यहाँ पे आप कितने टर्म्स लिख रखे हो, 0 से अगर आप n-2 तक जाते हो तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे n-1 हो जाएंगे। अब जीपी के n टर्म्स के सम का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। जीपी के n टर्म्स के सम का फॉर्मूला तो हम कह सकते हैं दिस वैल्यू वुड बी 2 + 5, और फॉर्मूला क्या होता है a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। तो n इज द नंबर ऑफ टर्म, बट इस सवाल में जो नंबर ऑफ टर्म है वो n नहीं है, कितने हैं n-1 है। a का वैल्यू क्या है 1 है, r का वैल्यू क्या है 2 है, यहां पे लिखोगे n-1 अपॉन 2-1। तो फाइनली आपको ये मिल जाएगा 2 + 5 इंटू 2 की पावर n-1 -5। तो ये वैल्यू मिली आपको 5 इंटू 2 की पावर n-1 -3। तो ये आपको nth टर्म मिल गया। अब देखो ये कितना इंटरेस्टिंग सा सवाल है ना। तो अब इस सवाल को रिमेनिंग पार्ट क्या है इसका वो देखते हैं। तो थोड़ा लेंथी है क्योंकि nth टर्म वगैरह निकालने में इस सवाल में आपको वक्त लगेगा, तो मैं इसको बहुत इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में तो नहीं रखूंगा, बट फिर भी इसका कॉन्सेप्ट एक बार देख लेते हैं। तो अब जब आपका nth टर्म आ गया तो आपको बोला गया कि किस पार्टिकुलर डे पे वैल्यू 1 मिलियन से ज्यादा होगी। तो आपसे पूछा गया है कि ये 5 इंटू 2 की पावर n-1 -3 की वैल्यू ज्यादा कब हो जाएगी 1 मिलियन से। तो 1 मिलियन में 6 जीरोस होते हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये जो 5 इंटू 2 की पावर n-1 है ये ग्रेटर देन होना चाहिए, इसमें 3 ऐड कर दो, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 3 लिख दो, डिवाइडेड बाई 5। तो हम कह सकते हैं 2 की पावर n-1 शुड बी ग्रेटर देन, अब 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 2 हो जाएगा, और ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये जीरो मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं वैल्यू 2 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। अब अगर आपको 2 की पावर्स का थोड़ा सा भी अंदाजा है तो आप इस सवाल को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप देखो तो आम तौर पे 2 की पावर 10 तक तो लोगों को याद भी रहता है, क्या होता है ये 1024। अब अगर आप 1024 पे हैं तो आप देखो इसको अगर आप एक और 2 की पावर 10 से कर दोगे तो ये 10 लाख हो जाएगा। 1000 इंटू 1000 10 लाख से मतलब ज्यादा हो जाएगा। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं फॉर एग्जाम्पल
अब जैसे आगे के नंबर्स पे ध्यान दो, 2 की पावर 7 क्या होता है, 128। तो अगर हम 128 से मल्टीप्लाई करें तो भी ये नंबर आपको 2 लाख से कम ही मिलेगा, है ना। तो 2 की पावर 8 से अगर हम मल्टीप्लाई करें, 256 से मल्टीप्लाई करें, तो 256 से करेंगे तो ये 2 लाख से ज्यादा आ जाएगा। इसका मतलब 2 की पावर 18 जो होगा ना, वो 2 लाख से ज्यादा आपको मिलेगा। ये आपको 2 की पावर 18 2 लाख से ज्यादा मिलेगा। तो ये जो वैल्यू है ये क्या होनी चाहिए, 18 होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं भाई 2 की पावर 18 जो है ये 2 लाख से ज्यादा है। ये रिजल्ट आपको मिला, बट यहाँ n-1 लिखा है, तो हम कह सकते हैं n-1 को अगर हम 18 लिख दें तो n की वैल्यू क्या आएगी, 19 आएगी। तो लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू की अगर बात की गई है तो लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू के हिसाब से हमारा आंसर होना चाहिए क्या, 19। आवर आंसर शुड बी 19। अगले सवाल पे आते हैं। तो देखो क्लॉक्स टॉपिक से सवाल है। तो क्लॉक का सवाल जनरली, क्लॉक के कॉन्सेप्ट थोड़े से इसके लिए आपको आने चाहिए। तो मैं इस सवाल का सॉल्यूशन केवल बताने के बजाय आपको क्लॉक के थोड़े कॉन्सेप्ट भी सिखाता हूँ, है ना। ओनली देन इस सवाल को करने में हम लोगों को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हमारी बेटर रहेगी। तो क्लॉक के थोड़े से कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं यहाँ पे। अगर क्लॉक का सवाल है तो क्लॉक में देखो जो भी सवाल आता है वो बहुत छोटी से एक लॉजिक पे डिपेंडेंट होता है। तो जरा क्लॉक को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप नोटिस करो तो कोई भी जो क्लॉक होती है ना, उस पे 12, 11 कुछ ऐसे मान लो, 11 इधर 1 इधर 2 इधर 3 ऐसे कुछ लिखा हुआ है। तो ये जो स्पेसेस बने होते हैं छोटे छोटे, 1 2 3 4 5 कुछ, ये छोटे छोटे स्पेसेस को हम लोग बोलते हैं मिनट स्पेस। क्या बोलते हैं, मिनट स्पेस। तो हम कह सकते हैं कि एक क्लॉक में 1 घंटे में जो मिनट हैंड है, ये इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। मिनट हैंड ट्रैवल करता है 60 मिनट स्पेस, इन 60 मिनट। और जो आर एंड है वो 1 घंटे में कितना ट्रैवल करेगा, वो 5 मिनट स्पेस ही ट्रैवल करेगा। अगर 12 बजे से 1 बजे की बात करें तो आर एंड अगर 12 पे था तो 1 पे गया, 1 से 2 की बात करें तो वो 1 से 2 पे चला गया। तो ये जो मिनट और जो मिनट वाला हैंड है वो 12 पे होता है, वापस 12 पे पहुंच जाता है पूरा 360 डिग्री घूम करके। तो इसको हमने डिग्री के बजाय अभी स्पेसेस में बात किया है। तो हम कह सकते हैं ये कितना चलता है, ये 60 मिनट में चलता है केवल 5 मिनट स्पेस। अब अगर ये बहुत बेसिक सी चीज आपके ध्यान में है तो यहां से ही सारे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं जो क्लॉक के किसी भी सवाल में आपको अप्लाई करने होते हैं। तो अब इस सवाल को हम कैसे रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट में देख सकते हैं, जरा देखिएगा ध्यान से। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो मिनट हैंड है वो कितना एक्स्ट्रा चल रहा है। रिलेटिव स्पीड की बात करें तो वो 60 मिनट में 55 एक्स्ट्रा चलता है। ओवरऑल हमें जो रिजल्ट मिला वो यही देखने को मिला कि मिनट हैंड 60 मिनट में आर हैंड के कंपैरिजन में 55 मिनट स्पेस ज्यादा चलता है। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि मिनट हैंड गेन्स 55 मिनट स्पेस इन 60 मिनट। तो अब रिजल्ट को देखने के दो तरीके हैं। एक क्या हुआ कि मिनट हैंड विल गेन, अब 60 मिनट में 55 गेन करता है तो 1 मिनट में कितना गेन करेगा, इन 1 मिनट कितना गेन करेगा, 55 बाई 60, जिसको हम कह सकते हैं 11/12 मिनट स्पेस। इसी चीज को देखने का एक तरीका ये हो सकता है, मिनट हैंड will gain 1 minute space in
12/11 मिनट। मतलब ये दोनों एक ही बातें हैं कि 1 मिनट स्पेस को गेन करने में 12/11 मिनट लगेंगे और 1 मिनट में जो गेन कर रहा है वो 11/12 है। अब ये दो बेसिक चीजें अगर आपको ध्यान में है तो ये सवाल को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। हालांकि कई तरीके हैं क्लॉक्स को पढ़ने के, सीधे एंगल के फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं, बट मैं एंगल के फॉर्म में बाद में आता हूं। पहले हम बात कर रहे हैं मिनट स्पेस की। एंगल के फॉर्म में बस एक जानकारी की आपको जरूरत है कि ये जो मिनट स्पेस की हम बात कर रहे हैं तो लॉजिकली क्या है, 360 डिग्री का मतलब है कि मिनट हैंड 60 मिनट में कितना कवर कर रहा है, 360 डिग्री। ये जो 1 मिनट स्पेस है ये कितने डिग्री के बराबर होगा, ये नॉलेज आपको चाहिए होती है। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये जो 60 मिनट स्पेस होते हैं ये इक्वल होते हैं 360 डिग्री के। तो जो 1 मिनट स्पेस होगा वो क्या होगा, वो 6 डिग्री होगा। तो डिग्री में कन्वर्जन करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये आराम से किया जा सकता है। अभी ये जो दो कॉन्सेप्ट हम लोग सीख रहे हैं इसको कैसे अप्लाई करते हैं सवालों में, ये देखते हैं। अब आपसे कोई भी सवाल अगर पूछा गया है उसमें जो टाइम दिया गया है उसको कैसे हम नोटिस करेंगे। तो अब जैसे इस सवाल में बोला गया है कि द माइनर एंगल बिटवीन द आर एंड द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक वाज ऑब्जर्व्ड एज 8:48 AM. The minimum duration in minutes after 8:48 AM when this angle increases by 50%. तो पहले तो हम 8:48 की अगर बात करें तो देखो, अगर हम क्लॉक को देखें और हम बोलें कि भाई मिनट हैंड 12 पे होगा और जो आर हैंड है वो किधर होगा, 8 पे, है ना। तो अभी जो गैप है वो एंगल में कितना है उसकी बात हम नहीं कर रहे, हम मिनट स्पेस में बात करेंगे। तो 12 से 8 तक कितने मिनट स्पेस का गैप है, तो हम कह सकते हैं कि एट 8 जो गैप है मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में वो 5-5 करोगे तो 12 से 8 के बीच में क्या आएगा, 40 मिनट स्पेस का है ना। 12 से 1 पे जाओगे तो 5 हो जाएगा, 2 पे जाओगे 10 हो जाएगा, 3 पे जाओगे 15 हो जाएगा, तो 8 पे जाओगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 8:48 की अगर हम बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि 48 मिनट्स हो गए। तो 48 मिनट्स में जो मिनट हैंड है उसने गेन किया होगा। क्या गेन किया होगा, उसके लिए लॉजिक हमने पढ़ा कि मिनट हैंड जो है वो 1 मिनट में कितना गेन करता है, 11/12। तो 48 मिनट में कितना गेन करेगा, 48 इंटू 11/12। तो इसका गेन कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, 44 मिनट स्पेस। तो अगर 44 इसने गेन कर लिया है और पहले से गैप क्या था, 40 था, तो हम कह सकते हैं कि जो नया गैप आएगा तो 40 का गैप तो उसने एक्स्ट्रा कवर किया बट 4 और कवर कर लिया एक्स्ट्रा। तो अब नया गैप क्या होगा, नया गैप होगा 4 मिनट स्पेस का। तो अभी गैप क्या है, 4 मिनट स्पेस है। अगर हम एंगल में बात करें तो एंगल में आप इसको कह सकते हो कि 4 मिनट स्पेस का गैप है, यानी कि एंगल क्या है, 24 डिग्री है ना। अब इस एंगल को अगर आपको 50% बढ़ाना है, 12 डिग्री बढ़ाना है ना, तो हम कह सकते हैं मिनट स्पेस में भी बात हो सकती है कि अगर 4 मिनट स्पेस का गैप है तो इसका 50% क्या होगा, 2 मिनट स्पेस। तो हमको 2 मिनट स्पेस और गेन करना है। तो हम कह सकते हैं कि टू इंक्रीज बाई 50% कितना गेन करना होगा, 2 मिनट स्पेस गेन करने पड़ेंगे। अब अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि 1 मिनट स्पेस को गेन करने में कितना समय लगता है, 12/11 लगता है। तो अगर 2 को गेन करना है तो 2 इंटू 12/11 मिनट्स लगेंगे, विच इज नथिंग बट 24/11 मिनट्स। So 24/11 should be your answer. So this was the last question of CAT 2023 slot 1 quantitative aptitude section. तो आने वाले वीडियोस में हम लोग जो CAT 23 का स्लॉट 2 है एंड स्लॉट 3 है उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।